तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। आपके गांव के आसपास कोई वन है? आपने वन देखा है? बहुत अच्छी बात है। तो वनों में आपने देखा है ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं। कभी कभी तो इतने पेड़ होते हैं कि आपको धूप भी नहीं लगती, है ना। तो ये जो वन होते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके कई कारण हैं। जैसे कि वनों से हमें खाना मिलता है, वनों से हमें फल मिलते हैं, वनों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, वनों से हमें लकड़ी मिलती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। याद है हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि जब पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन निकलती है ना। तो जब वनों से भी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, और उस ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें पड़ती है सांस लेने के लिए। ठीक है। तो वन हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ ही वन में और बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। वन उनको भी खाना देते हैं। वन का जो बाहरी क्षेत्र होता है, वहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बंदर, कुत्ता, कुछ पक्षी, कौवा, कीड़े मकोड़े। और जो बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे हाथी है, गीदड़ है, शेर है, ये वन के अंदर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही सघन वन होता है। ठीक है। हमारे देश में अ, कुल 3 तरह के वन पाए जाते हैं। वन भी कई अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुल 3 तरह के वन पाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहले तरह के वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। इन वनों में जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक है। ये बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं और बहुत घने होते हैं, तो इसके कारण वनों की धरती पर धूप भी बहुत कम आती है। आप वन के अंदर जाओगे तो आपको बाहर सूरज रहेगा, लेकिन वन के अंदर तो ऐसा लगेगा जैसे शाम हो रखी है, क्योंकि वन के अंदर धूप कम आती है। वन के अंदर सूरज की रोशनी कम आने के कारण इन पेड़ों के नीचे जो और छोटे छोटे पेड़ पौधे या झाड़ियां होती हैं, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पेड़ों को बड़ा होने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, है ना। तो अगर धरती पर सूरज की रोशनी ही नहीं आएगी तो पेड़ बड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए इन उष्णकटिबंधीय वनों में धरती की सतह पर अगर ऊपर कोई बड़ा पेड़ है तो नीचे छोटे पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं शीतोष्ण वन। कौन से होते हैं? शीतोष्ण वन। ये शीतोष्ण वन जो होते हैं, इनमें सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी होके जाती हैं, वो टेढ़ी होके जाती हैं। तो जब सूरज की किरणें टेढ़ी होके जाएंगी तो वन के अंदर बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी नहीं जा रही। तो जब सूरज की किरणें सीधी जाती हैं तो ज़्यादा गर्म लगता है। आप देखो दोपहर में 12 बजे 1 बजे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं धरती के ऊपर। उस समय दिन में गर्मी हो जाती है ना। सुबह शाम सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए उस समय गर्मी कम होती है। तो ये जो शीतोष्ण वन होते हैं, इनमें भी सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और किरणें तिरछी पड़ने के कारण इनमें तापमान कम होता है, ये अंदर ठंडे होते हैं। तीसरे तरह के वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं अल्पाइन वन। कौन से हैं? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, जहाँ पे पेड़ों का उगना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी जगह वन जो पाए जाते हैं उनको अल्पाइन वन कहते हैं।
तो हमने तीन तरह के वन पढ़े। हमारे देश में तीन तरह के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। कौन से होते हैं? हाँ, उष्णकटिबंधीय वन। दूसरे तरह के वन जो हमारे देश में पाए जाते हैं वो होते हैं शीतोष्ण वन। कौन से होते हैं? शीतोष्ण वन। और तीसरे तरह के वन जो पाए जाते हैं वो होते हैं अल्पाइन वन। कौन से होते हैं? ठीक है। तो ये तीन तरह के वन हमारे देश में पाए जाते हैं। वनों से हमें खाने का सामान मिलता है, लेकिन उसके अलावा वनों से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि वनों से हमें गोंद मिलता है, वनों से हमें तेल मिलता है, वनों से हमें मसाले मिलते हैं, हमारे गाय भैंसों के लिए चारा मिलता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो इसी तरह वन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और इसीलिए वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। तो आप अपने गांव के पास वाले वन में गए हैं, आपने देखा है वन के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, है ना? तो इन पेड़ों को क्या किसी ने लगाया है? आपके गांव में से किसी ने लगाया है उन पेड़ों को? नहीं लगाया ना? किसी को नहीं पता वन कैसे बना, है ना? ध्यान दीजिए। तो वन के अंदर इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको किसी ने नहीं लगाया। ना हम वहां पे जाके नए पेड़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी वन के अंदर पेड़ पौधे उगते रहते हैं, नए पेड़ आते रहते हैं, नए पौधे उगते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, है ना? तो ये होता है इस कारण क्योंकि वन के अंदर जो पहले से पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों पर फल लगते हैं, है ना? आप में से किसी ने कभी कोई पौधा उगाया है? किस चीज का पौधा उगाया है? आम का पौधा कैसे आप उगाते हैं? गुठली लेते हैं हम और उसको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, उसमें से पौधा निकल आता है ना? तो वन में क्या होता है, वन में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं, है ना? उन फलों के अंदर गुठलियां होती हैं, बीज होते हैं। तो जब वो फल टूट के नीचे गिरते हैं या फिर कोई जानवर फल खाता है तो गुठली इधर उधर फेंक देता है। और वन के अंदर बारिश भी काफी होती है और मिट्टी भी उपजाऊ होती है, तो वो जो गुठलियां इधर उधर जाके गिर जाती हैं उनसे नए पेड़ बन जाते हैं। समझे? इसी तरह और बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें फल नहीं लगते लेकिन वो बीज बनाते हैं, वो पौधों में बीज बनाते हैं या किसी और तरीके से बीज बनाते हैं। ऐसे ही उनके बीज भी इधर उधर बिखर जाते हैं, या तो हवा से बिखर जाते हैं, या फिर जब बारिश होती है पानी से बिखर जाते हैं, या फिर वन के अंदर और जो जीव जंतु हैं उनका इस्तेमाल करके वो इधर उधर बिखर जाते हैं और उससे नए पेड़ लगते हैं। ठीक है। समझ में आ गया कैसे वन में नए पेड़ लगते हैं? तो वनों के अंदर जो पेड़ होते हैं आप देखोगे कि सब पेड़ अलग अलग तरह के होते हैं। किसी की पत्तियां आप देखो चित्र में दिखा रखा है, किसी की पत्तियां थोड़ी गोल तरह की होंगी, किसी की पत्तियां अंडाकार होंगी, कोई पेड़ लंबा होगा, कोई पेड़ छोटा होगा, है ना? तो पेड़ों के तने के ऊपर ये जो पत्तियों का जो झुंड बनता है, आप देख रहे हैं ये जो जैसे ये गोल आकार का बना, ये लंबे आकार का बना, तो ये जो पत्तियों का ऊपर ऊपर जो टहनियां बनती हैं, शाखाएं बनती हैं, इसको वितान कहा जाता है। इसको बोलते हैं वितान। क्या कहते हैं? तो आप देखो यहाँ पे ये जो पेड़ दिखाए हैं इनके ऊपर ये जो वितान बना हुआ है ये एक छत के जैसा होता है। ठीक है। तो ये जो तने के ऊपर का हिस्सा है इसको हम शिखर भी कहते हैं, पेड़ का शिखर। ठीक है। और जब ये बहुत सारे पेड़ों का शिखर एक से जुड़ के एक छत के जैसा बना देता है उसको हम वितान कहते हैं। आपको उदाहरण दूंगा। आप कभी भी सड़क पे निकलते हैं तो आपके देखेंगे सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं, है ना?
सड़क के दोनों तरफ पेड़ होते हैं ना ज्यादातर। तो कभी कभी देखा है दोनों तरफ का पेड़ एक दूसरे से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है हम सड़क पे चल रहे हैं तो ऐसा लगता है हम गुफा में चल रहे हैं, जिसमें हमारे दोनों तरफ पेड़ हैं, और दोनों तरफ के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि वो एक दूसरे से आके जुड़ गए हैं। तो वनों में क्या होता है, वनों में हर पेड़ के ऊपर का जो शिखर होता है, मतलब पेड़ के ऊपर की जो टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, वो एक पेड़ में दो चीजें हैं। एक तो पेड़ में तना है, जो नीचे होता है वो तना होता है, और तने के ऊपर का जो भाग होता है वो शिखर होता है। ऊपर का भाग क्या होता है? शिखर। तो वन के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों के शिखर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं सबके। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक छत जैसी बन गई है ना? टहनियों की छत। हम ऊपर देखेंगे तो हमें अपने ऊपर टहनियाँ और पत्ते ही दिखाई देंगे। कभी कभी रोशनी भी बहुत कम आती है सूरज के नीचे। तो ये जो छत के जैसा बनता है पेड़ों का, इसको बोलते हैं वितान। क्या बोलते हैं? वितान। ठीक है। तो अलग अलग तरह के वनों में अलग अलग तरह का वितान होता है, जैसे किसी में गोल होता है, किसी में लंबा होता है, किसी में रोशनी कम आती है, किसी में रोशनी ज्यादा आती है। आपके राज्य झारखंड में कुल 29.61% भाग में वन है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 23,605 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 29.61% भाग में वन लगे हुए हैं। इसका मतलब है करीब करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में झारखंड में वन लगे हुए हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पोराहाट और कोल्हान संरक्षित वन है। आपने सुना है इनका नाम कभी? पोराहाट संरक्षित वन या कोल्हान संरक्षित वन? पता है आपको ये जगह कहाँ है? आपके राज्य में ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वन हैं। आपके राज्य के सबसे बड़े बड़े वन पोराहाट और कोल्हान में हैं। तो हमने अभी तक जाना कि वन के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। लेकिन अगर आप मान लो पेड़ों को काटने लग जाओ तो क्या होगा? अगर आप वन के पेड़ों को काटेंगे तो वन में जो भी सब सिस्टम बना हुआ है सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि वनों के अंदर होती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि हर चीज का अपना एक काम है। जैसे कि वन में जो घास लगती है, घास को खाता है टिड्डा, है ना? टिड्डा या और कीड़े मकोड़े, वो घास को खाते हैं। कीड़े मकोड़ों को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है, और सांप को चील खा जाती है, बाज खा जाता है ना? तो ये जो श्रृंखला बनी हुई है कि एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर है, इसको बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। अब मान लो वन के अंदर आपने सारी घास खत्म कर दी। अगर वन के अंदर आप सारी घास खत्म कर देंगे तो टिड्डे क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, उनके लिए कुछ बचेगा नहीं खाने को। तो टिड्डे मर जाएंगे, है ना? उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो टिड्डे मर जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे सारे। अगर कीड़े सारे मर जाएंगे तो मेंढक को कुछ नहीं मिलेगा खाने को। अगर मेंढक को कुछ नहीं मिला तो मेंढक मर जाएगा, है ना? मेंढक को कुछ नहीं मिला तो सांप मर जाएगा। अगर सांप को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेंढक तो सारे मर गए, तो सांप को कुछ नहीं मिलेगा, तो सांप भी मर जाएंगे। अगर सांप सारे मर जाएंगे तो चीलों को, बाजों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएंगे। तो आप देखिए, आपने किसी को नहीं मारा, लेकिन हमने क्या बस माना कि वन के अंदर से घास खत्म हो गई। अगर सिर्फ वन के अंदर से घास खत्म हो जाती है तो उसके कारण देखो कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आया समझ में? एक और उदाहरण देते हैं आपको। वनों के अंदर पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां हिरन खाते हैं, हिरन घास भी खाते हैं, है ना? तो अगर
पेड़ पौधे आप काट दोगे, घास को सारी को खत्म कर दोगे, तो हिरन के खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो हिरन मर जाएंगे। अगर हिरन सारे मर गए तो शेर क्या खाएगा? अगर हिरन मर गए तो शेर के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हमने सिर्फ पेड़ काटे, लेकिन पेड़ काटने से इतना सारा नुकसान हो गया कि हिरन भी मर गए, और शेर भी मर गए, मेंढक भी मर गए, सांप भी मर गए, बाज भी मर गए, है ना। तो ये जो श्रृंखला है, इसमें हर चीज का अपना महत्व होता है। अगर हम घास को ऐसे ही रखते हैं, हम सब कीड़ों को जाके मार देते हैं, तो भी ये खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। और जब भी कोई भी एक चीज अगर खत्म होती है, तो उसका पूरी खाद्य श्रृंखला पर फर्क पड़ता है। जैसे कि एक और उदाहरण है कि आपके पास बीज बनता है, बीज आप मुर्गे को डालते हो खाने के लिए, है ना। अगर बीज नहीं रहेगा, अगर आपके पास फसल नहीं है या आपके पास वन नहीं है, तो बीज नहीं रहेगा तो मुर्गा क्या खाएगा, है ना। अगर मुर्गा कुछ नहीं खाएगा, तो हम आजकल बाजारों में इतना सारा चिकन मिलता है जो कि इंसान लोग खाते हैं, तो वो कुछ नहीं खा पाएंगे, तो इंसानों को खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है, ये खाद्य श्रृंखला कहते हैं इसको। और सारी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अगर किसी भी एक खाद्य श्रृंखला में कुछ गड़बड़ होती है, तो उसका प्रभाव सारी खाद्य श्रृंखलाओं पर पड़ता है। समझ में आ गया खाद्य श्रृंखला क्या है? और ये भी समझ में आ गया कि अगर हम पेड़ काटेंगे तो खाद्य श्रृंखला पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। और वन के अंदर, ये यहाँ पे तो हमने एक खाद्य श्रृंखला बताई है, वन के अंदर ऐसी हजारों खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जो हजारों खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और जब खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको बोलते हैं खाद्य जाल। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। तो अगर कोई भी एक श्रृंखला अगर गड़बड़ कर जाती है, अगर वह एक खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, तो उसका फर्क पूरे खाद्य जाल पर पड़ता है। दूसरी चीजें हमने पढ़ी कि वन के अंदर पेड़ पौधे बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वनों की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ होती है ना। कहीं भी बंदर ने आम खाया और गुठली फेंक दी, जहां वो गुठली फेंकेगा वहीं पे पेड़ बन जाएगा। लेकिन आप अगर जाके गुठली लगाते हो खेतों में, तो कुछ गुठलियों में पौधा लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था ना ह्यूमस के बारे में। तो वनों की जो धरती है, वनों की जो जमीन है, उसके अंदर बहुत सारा ह्यूमस होता है। ह्यूमस होने का मतलब है कि वन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, उनकी बहुत सारी पत्तियां गिरती रहती हैं, टहनियां गिरती रहती हैं, वो जमीन पे गिर के वो सड़ती रहती हैं। या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो उन पत्तियों को सड़ा दें, उनको गला दें, ठीक है। तो जब ये पत्तियां, टहनियां, ये सब सड़ती हैं, तो ये मिट्टी में मिल जाती हैं, और मिट्टी का रंग थोड़ा सा गहरा हो जाता है। हमने पढ़ा था ना पिछले पार्ट में कि जो सबसे ऊपर की परत है धरती की, वो सबसे गहरे रंग की है। वो गहरे रंग की इसीलिए होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है ना। तो वनों के अंदर बहुत सारी पत्तियां टूटती रहती हैं, टहनियां टूटती रहती हैं, तो वो धरती में जाके मिलती हैं, और वो ह्यूमस में बदल जाती हैं, और उस जमीन को बहुत उपजाऊ बना देती हैं। इसी कारण वनों की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ होती है, और उस पे बड़ी जल्दी पेड़ पौधे लग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि इन पत्तियों को, पौधों की झड़ियों को सड़ाते हैं, गलाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीवों को अपघटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे जीव जो इन पदार्थों को सड़ाते हैं और उनको ह्यूमस में बदलते हैं, उनको अपघटक कहते हैं, ठीक है।
अब ये तो थी पौधे की पत्तियों की बात, टहनियों की बात, लेकिन जीव जंतु भी तो मरते रहते हैं जंगल के अंदर, उनका क्या होता है? जो जीव जंतु मर जाते हैं वो भी किसी न किसी के खाने में काम आते हैं। मान लो किसी जंतु की मृत्यु होती है तो वो बहुत से कीड़ों का भोजन बन जाते हैं, कीड़े उनको खा लेते हैं। या फिर गीदड़ है, कौवे हैं, गिद्ध हैं, वो उनको खा लेते हैं। क्योंकि ये जो कौवे हैं, गीदड़ है, गिद्ध हैं, ये मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। और बहुत सारे कीड़े भी मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वन के अंदर कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। अगर पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं तो उनका ह्यूमस बन जाता है, जो कि बाद में जमीन को उपजाऊ बनाता है और पत्तों को बड़ा होने में, पौधों को बड़ा होने में मदद करता है। अगर कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो भी गिद्धों का, कौवों का या गीदड़ों का खाना बन जाता है, कीड़ों का खाना बन जाता है, तो वो भी बेकार नहीं जाता। और जो बचा खुचा रहता है, कीड़े उसको सड़ा देते हैं, सड़ने के बाद वो भी जमीन में मिल जाता है और ह्यूमस बनाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वन के अंदर कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। अब आप जल्दी से ये बताइए, यहाँ पे मिलान करना है आपको। खंड क्या में बताया है? शैमान पदार्थ। शैमान पदार्थ वो मतलब जो कि जिसको हम जो कि सड़ाया जाता है, जिससे ह्यूमस बनता है। तो शैमान पदार्थ यहाँ पे किससे मिलेगा? ह्यूमस से, बिल्कुल सही। शैमान पदार्थ से ह्यूमस बनता है। दूसरा है सूक्ष्म जीव। अपघटक, बिल्कुल सही। सूक्ष्म जीव जो कि पदार्थों को सड़ाते गलाते हैं उनको अपघटक कहते हैं। शाकाहारी, बिल्कुल सही। मांसाहारी। और खाद्य श्रृंखला संबंध, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला संबंध का मतलब है जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं तो वो खाद्य जाल बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक खाद्य श्रृंखला में कोई गड़बड़ होती है तो उसका फर्क पूरे खाद्य जाल पर पड़ता है। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया? तो अब कल की क्लास में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अब बस 2-3 पेज और हैं, बहुत छोटा सा बचा हुआ है। तो कल की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।